चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग। बेटा देखो, आज ना बातें मत करना, ठीक है? मैम थोड़ा सा तबीयत में डाउन है आज, तो ऐसा ना हो कि बार बार करें शुरू, डिसोल्यूशन शुरू करें। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। डिसोल्यूशन क्या है? किसी को पता है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? स्कूल में हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कुछ आइडिया नाम से लग रहा है क्या चैप्टर है? पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको पता होगा, कुछ स्कूल में हो गया है ना आपके। बताओ क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है? हाँ, ओके, आप कह रहे हैं फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और कोई भी बिजनेस। हाँ, ठीक है, बस इतना ही पता है। ओके फाइन। तो देखिए, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस चैप्टर में होगा क्या कि पार्टनरशिप बिजनेस विल कम टू एन एंड। किसी भी बिजनेस को अगर बंद करना है, कैसे बंद करोगे? सोच के देखो। मान लो ये एकेडमी बंद करनी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर एक इमेजिनेशन के अगर बंद करना है तो क्या करेंगे? हम सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं, वी डोंट नीड देम एनी मोर बिकॉज वी आर क्लोजिंग डाउन, राइट? एसेट्स को आप बेच देंगे, जो भी पैसे आएंगे उससे लायबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। अगर कुछ बचा तो आप अपने घर ले जाएंगे बीइंग अ ओनर। सिंपल है, सही बोला अनिकेत? ऐसे ही बिजनेस बंद होगा। ओके, सो यहाँ पे भी आप यही पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कैसे किया जाए। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू कैरी इट एनी मोर, बंद करो, हो गया, बहुत हो गया, मे भी आपस में नहीं बन रही, या जिस पर्पस से उन्होंने पार्टनरशिप की थी वो पर्पस खत्म हो गया। दे कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दे आर क्लोजिंग डाउन। क्लोज करते टाइम कैसे अकाउंटिंग करनी है वो आप सीखेंगे। अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े वो थे अगर पार्टनरशिप में चेंज आता है तो कैसे करना है, अब पार्टनरशिप को बंद करना है, ठीक है जी। आपको दो सिंपल बातें बताई। किसी भी बिजनेस को बंद करने के लिए उसके एसेट्स को बेच दीजिए, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दीजिए, बिजनेस बंद हो गया। सिंपल है। अगर कुछ बचता है तो ओनर अपने घर ले जाएगा। तो यही डिसोल्यूशन है, ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, इसके लिए पहले एक कोट पढ़ते हैं। एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। बहुत अच्छा कोट है, छोटा सा है बट डीप है, राइट? कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। हो सकता है डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स कुछ अपना नया कर लें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो बच्चे, दो वर्ड हैं, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या ये दोनों वर्ड सेम है? नहीं, तो क्या डिफरेंस है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, गिव डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, राइट? लेट्स रीड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप means change in relationship among the partners but the firm will continue। बच्चों, आपने पिछले जो चैप्टर पढ़े, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों ही चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था। कैसे? पुराना पार्टनरशिप कम टू एंड, न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, यानी फॉर्म ही बंद हो गई, सिर्फ पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, दैट इज क्लोज डाउन, द फर्म इज वाउंड अप, दैट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है? वाइंडिंग अप नाम सुना? वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद कर देना किसी भी चीज को, ठीक है? जैसे क्लास के एंड में समटाइम्स आई से देन विल वाइंड अप द क्लास, ऐसे बोलते हैं ना कि ये लास्ट क्वेश्चन है, देन विल वाइंड अप, यानी एंड करना। Okay, so according to Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm। आप ध्यान से पढ़ो, dissolution of firm के डेफिनेशन में ये वर्ड आ रहा है dissolution of partnership, यानी ये एक नहीं है। दोबारा रीड करें। dissolution of the firm means dissolution of partnership
अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। सिंपल है, कंफ्यूज तो नहीं होगे दोनों में? ओके इन सच, अच्छा मेरे को इन दोनों में ये बताओगे वाइडर वन कौन सा है? ऑब्वियसली डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है ना, क्योंकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होती है, सो दैट इज वाइडर। In such an event, assets of the firm are realized, that is sold out, and liabilities are paid. आप अपने assets को बेच दीजिए, जो भी पैसे आएंगे liabilities पे ऑफ कर दीजिए। अगर कुछ बच जाता है तो ओनर अपने घर ले जाएंगे बचा हुआ। अगर कम पड़ जाता है तो मान लो 80 रुपए के एसेट बिके और 100 रुपए की लाइबिलिटी है, तो आप घर से लेके आइए, लेकिन पे तो करने पड़ेंगे, राइट? आपने पढ़ा था एक फीचर था पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऐसा पढ़ा था, यानी आपको पर्सनल एसेट्स भी लायबल है टू पे ऑफ द डेट्स। द बैलेंस इफ एनी इज पेड टू पार्टनर्स इन सेटलमेंट, आपको बोला है बचे पे टेंशन, एसेट्स रियलाइज हो जाएंगे, लायबिलिटी पे हो जाएगी, बैलेंस इफ एनी पेड टू पार्टनर, यही बोला, अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर ले लेंगे। इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, यानी अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो कहां से आएंगे? इट इज मेट बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। व्हाई? क्योंकि पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पढ़ा है? बैग तो रख दे बच्चे, बी कंफर्टेबल। ओके चलिए, ये दोनों का डिफरेंस मैंने लिख के दिया हुआ है यहाँ पे ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए, जस्ट रीड इट आउट, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, आपको समझ तो आ ही गया है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में लिखा है क्लोजर ऑफ द फर्म, एंड ऑफ बिजनेस रिलेशन अमंग ऑल द पार्टनर्स। यहां बोला है चेंज इन बिजनेस, यानी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सिंपल। चेंज इन बिजनेस रिलेशन, द फर्म विल कंटिन्यू। डिसॉल्यूशन इज आइदर वॉलेंटरी और कंपलसरी। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हो बिजनेस बंद करो, क्योंकि किसी के साथ आपने फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दी, व्हाटएवर मे बी, आपने बैंक लोन नहीं लौटाया, एन नंबर ऑफ रीजंस, या आप मर्जी से बंद कर सकते हैं या कोर्ट के ऑर्डर से बंद हो सकती है फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये हमेशा वॉलेंटरी होता है। कैसे? चेंज इन पीएसआर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे। एडमिशन जब तक सारे अग्री नहीं करेंगे हो ही नहीं सकता। रिटायरमेंट पार्टनर की इच्छा से होती है कि वो छोड़ के जाना चाहता है, और डेथ पे तो कोई बस है नहीं किसी का। कहने का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है मेजरली केसेस में वॉलेंटरी होता है, मर्जी से किया जाता है। ओके यहाँ पे बिजनेस कम्स टू एंड, बिजनेस कंटिन्यूज, शॉर्ट में पढ़िए सारा नहीं। बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स नीड नॉट बी क्लोज्ड, पर चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, बंद नहीं होती है बुक्स। यहां पे बोला एसेट्स आर रियलाइज्ड, लायबिलिटीज आर पेड। यहां क्या है? एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना पिछले सारे चैप्टर्स में, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर कम टू एंड, इकोनॉमिक रिलेशन चेंजेस बिटवीन द पार्टनर। डिसॉल्यूशन, मैंने बोला था कि ये वाला वाइडर है, इसको पढ़ो। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये होगा तो ये होगा ही, ये होगा तो जरूरी नहीं है कि वो हो। दिस वन इज वाइडर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा बताना है कुछ? ठीक है, गुड। ओके यहाँ पे बोला है कि डिसॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मोड्स क्या है डिसॉल्यूशन के। तो एक तो है म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी सारे पार्टनर चाहते हैं कि बंद करो, बहुत हो गया बिजनेस, ठीक है। अगला है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है कि या तो इंसॉल्वेंट हो गए आप, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भैया तुमने कोई अनलॉफुल यानी इलीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको कंपल्सरी डिसॉल्यूशन का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बाय नोटिस, इसमें क्या है कि एक पार्टनर चाहे तो फर्म को डिसॉल्व करा सकता है बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। बाय नोटिस सिंपल है ये। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला, एक्सपायरी ऑफ टर्म, कहने का मतलब मान लो आप चारों ने पार्टनरशिप करी थी सिर्फ 5 साल के लिए,
हाँ, लिमिटेड पार्टनरशिप की भाई 5 साल में हम अपना ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और बात खत्म, है ना। 5 साल के लिए पार्टनरशिप की, तो फिर 5 साल के बाद आप बंद कर देंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, ये बहुत होता है प्रैक्टिकली। जैसे मान लो कोई ये बनाना था, मॉल बनाना था, उसके लिए आपने पार्टनरशिप कर ली। कोई बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था, कोई हाईवे बनाना था, उसके लिए पार्टनरशिप कर ली। जैसे ही वो काम खत्म हुआ, पार्टनरशिप खत्म। सो दैट कैन बी अ रीजन। डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखिए ये जो पॉइंट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर पे फर्म डिसॉल्व हो ही जाती है अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द डीड। सिंपल है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये इसमें बोला है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल डिसॉल्व द फर्म। ठीक है जी। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? अब कोर्ट तो किसी भी स्थिति में, यहाँ पे तो 4-5 दिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप किसी इलीगल एक्टिविटी में हो गए, आप अनसाउंड माइंड हो गए, आपने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, कुछ भी कारण से अगर कोर्ट आपको ऑर्डर दे दे कि भैया यू कैन नॉट कैरी ऑन द बिजनेस, तो आप उसे बंद कर देंगे। सिंपल है। ओके, सो इसमें इतना ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा था नहीं, पूछा भी नहीं जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में 2 सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है, ये नंबर याद रखेंगे बच्चे, 48, 49, सेक्शन 48 एंड 49। ये क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में 2 पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। पहले इसको पढ़ो, उसको बाद में पढ़ेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी आप जो पैसे आएंगे, लायबिलिटीज पे होंगी, वो किस तरीके से होगी वो देखना है यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स यानी एसेट बेचने से जो पैसे आए, पहले उसका कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, किस ऑर्डर में इस्तेमाल होना चाहिए। एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी यूज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले आप किसको पैसा देंगे? पेमेंट टू आउटसाइडर्स। ये दिख रहा है क्या ऑनलाइन बच्चों को? पेमेंट टू आउटसाइडर्स यानी बाहर वालों को सबसे पहले पैसा। बाहर वाले कौन होते हैं? आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपने कहीं से बैंक लोन ले रखा है, या फिर स्पाउस का लोन है, वो भी बाहर वाले का लोन है। स्पाउस का मतलब, मान लो मिस्टर एक्स पार्टनर है, मिसेस एक्स ने लोन दिया हुआ है, तो वो मिसेस एक्स बाहर वाली ही मानी जाएंगी। समझ में आ रहा है? अब ये नहीं बोलेंगे कि पार्टनर की बीवी है बाद में देंगे, नहीं, आउटसाइडर है। ठीक है, मान लो किसी पार्टनर के भाई ने लोन दे रखा है, अगेन आउटसाइडर है। क्या बोला इसमें? कुछ अजीब सा ही कमेंट था, मुझे ये समझ आया इसके एक्सप्रेशन से। अगर उसके पिताजी ने लोन दे रखा है, भाई ने दे रखा है, माताजी ने दे रखा है, किसी ने भी, पार्टनर के किसी भी रिलेटिव ने लोन दिया हुआ है, सो इवन ही और शी इज कंसिडर्ड एज आउटसाइडर। उसके बाद किसको पे करेंगे? लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ पार्टनर यानी किसी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है वो पे करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को रीपे करेंगे। कैपिटल रीपे हो जाता है ना जब बिजनेस बंद होता है। सबसे पहले किसको दिया? आउटसाइडर को। उसके बाद किसको दिया? पार्टनर के लोन को। फिर पार्टनर का कैपिटल। आप देख रहे हैं इसको प्रायोरिटी है, कैपिटल से पहले क्या लौटाया जाएगा? लोन। सो पहले बाहर वालों को दीजिए, पार्टनर का लोन चुकाइए, पार्टनर का कैपिटल रीपे कर दीजिए, फिर भी कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स को बांट दीजिए। किस रेशियो में बांट दीजिए? प्रॉफिट। ओल्ड एक ही रेशियो है, अब तो बिजनेस बंद ही होते जा रहा है, नया कहां से आएगा अब? ठीक है, समझ में आया आपको? क्या ऑर्डर होगा पैसे यूज करने का? पहले बाहर वालों को पे करो, उसके बाद पार्टनर के लोन चुकाओ, पार्टनर के लोन चुकाने के बाद कैपिटल चुकाओ, फिर भी कुछ बच जाए तो बांट दो। अब ये तो हुआ सॉरी, जब आपके पास ज्यादा पैसे हैं वो वाली स्थिति है। अगर कम पैसे है तो कम पड़ गया, एज इन मान लो आपकी 20,000 की लायबिलिटी थी, एसेट बेच के सिर्फ 15,000 रुपए आए, तो 5,000 और चाहिए। वो 5,000 कहां से आएंगे? लॉसेस कहां से आएंगे? सो फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स यानी आपके जो पास्ट जनरल रिजर्व्स, पीएनएल के अकाउंट में आपने पैसे रखे हुए, कुछ भी आपने पास्ट प्रॉफिट्स इकट्ठे कर रखे हैं तो पहले उसका इस्तेमाल कीजिए। समझ में आ रहा है? वो भी कम पड़ जाता है तो पार्टनर का कैपिटल इरोड कर दीजिए, वो भी कम पड़ जाए तो घर से लेके आइए। समझ में आ रहा है आपको? क्यों ऐसा? ये लास्ट पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे हम? पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए इनफ पैसे नहीं है तो पार्टनर घर से लाके देंगे। सिंपल है। ज्यादा पैसे हैं तो ये वाली सिचुएशन है, कम पैसे हैं तो ये वाली।
यानी अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं तो आप पहले बाहर वालों को दीजिए, लोन्स एंड एडवांसेस दे दीजिए, कैपिटल दे दीजिए, फिर भी कुछ बचता है तो बांट दीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, अगर कम पड़ जाते हैं पैसे, लॉसेस की सिचुएशन है, तो लॉसेस कहाँ से मीट होंगे, व्हाट्स द प्रॉब्लम। पहले आपके पास प्रॉफिट्स जो इकट्ठे किए हैं वो भी कम पड़ जाते हैं तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, कैपिटल से भी कम पड़ जाए तो घर से लेके आएंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत। सेक्शन 48 समझ आ गया, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। दो चीजें हैं, पहला एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स एंड दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, याद रहेगा। अगर आपसे कहा जाए एक्सप्लेन सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप तो लिख पाओगे, याद रहेगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। नंबर याद रखना ये 48। अब आओ 49 पे, ये बहुत सिंपल है, बड़ा लॉजिकल सा सेक्शन है, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। अच्छा, आपसे एक लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी है 8,000 रुपए की, तो क्या आप अपने 10,000 रुपए किसी और को दे दोगे बिना अपनी लाइबिलिटी चुकाए? पहले बोलोगे मैं अपनी लाइबिलिटी पे कर लूं, कुछ बचा तो तेरे को दूंगा, ऐसा ही होगा ना। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे बोला है कि जो फर्म के एसेट्स हैं वो पहले फर्म की लाइबिलिटी पे करने में इस्तेमाल होंगे, अगर कुछ बचेगा तो हम पार्टनर को दे देंगे, फिर पार्टनर चाहे उसका जो भी करे, सिंपल है। अब यहाँ पे बोला है कि अभी अनलिमिटेड पार्टनरशिप पढ़ा ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या बोला कि पार्टनर घर से पैसे लाएगा फर्म की लायबिलिटी चुकाने को, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी देखते हैं, आप चारों पार्टनर है, ठीक है, आपकी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, डिसॉल्यूशन के कगार पे खड़ी है, आपकी फर्म के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाए। होशांग के साथ सिचुएशन ये है कि होशांग को घर से पैसे लाने हैं, मान लो 1 लाख रुपए, होशांग के हिस्से कितने आ रहे हैं लॉसेस, 1 लाख रुपए इसको घर से लाके देने हैं। अब सवाल उठता है क्या ये घर का सारा सामान उठा के ला दे, क्या जितने एसेट्स है सब कुछ बेच के फर्म को दे दे? नहीं, होशांग पहले अपनी पर्सनल लायबिलिटीज पे करेगा, अगर उसके बावजूद इसके पास पैसे बचे तो ही ये फर्म को देगा, अदरवाइज नहीं देगा। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं पहले उसकी पर्सनल लायबिलिटी, मान लो इसने होम लोन ले रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले वो पर्सनल लायबिलिटी चुकाएगा, उसके बाद अगर कुछ ही इज लेफ्ट विथ देन एंड ओनली देन ही विल गिव टू द फर्म, अदरवाइज ही विल नॉट। तो फिर बोलोगे मैम फिर तो कहाँ से आएगा पैसा, क्योंकि पार्टनर को तो घर से लाना था, तो फिर वो बैंकक्रप्ट हो गए भैया, जितनी लायबिलिटी पे हुई ठीक, नहीं तो नहीं हुई, ठीक है। फिर वो लायबिलिटी जो होगी वो केस करेंगे आप पे, दिल सू, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे सीधा सा लॉजिक ये है, आसान भाषा में बता रही हूँ, फर्म के एसेट पहले फर्म की लायबिलिटी पे करने में यूज होंगे, पार्टनर के पर्सनल एसेट पहले अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे करने में यूज होंगे, कुछ बचेगा तो तुम दे दो, सिंपल है। पढ़ो इसको, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है बट अब आपको समझ में आएगा। डेट्स विच द फर्म ओज आर नोन एज फर्म डेट्स, डेट्स विच पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर नोन एज प्राइवेट डेट। देखिए फर्म के जो डेट होंगे ना ये चारों मिलके लायबल है, आप समझ रहे हैं, ये चारों लायबल है पे करने को। लेकिन होशांग का होम लोन क्या आप चारों लायबल है? आपसे पूछ के होम लोन लिया था इसने? नहीं। मान लो आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है बच्चे के लिए, तो वो आपका अपनी कैपेसिटी का लोन है, बाकी तीनों का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? सो जो फर्म को यानी इन चारों को पे करने हैं वो फर्म डेट्स हैं, जो इनकी पर्सनल कैपेसिटी में है वो प्राइवेट डेट्स हैं, सिंपल है। फॉलोइंग प्रोविजंस विल अप्लाई। फर्म्स प्रॉपर्टी इज फर्स्ट यूज्ड टू द पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स, सरप्लस इफ एनी विल बी गिवन टू पार्टनर, और फिर वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्म की लायबिलिटी सारी पे होने के बाद अगर होशांग के हिस्से में कुछ आता है वो होशांग को दे दिया जाएगा, एंड देन ही कैन यूज इट टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, सिंपल। वैसा ही यहाँ लिखा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी फर्स्ट अप्लाइड टुवर्ड पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स, बैलेंस इफ एनी कैन बी गिवन टू द फर्म। लॉजिकल भी है। मान लो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में 10 लाख का होम लोन हो और सारा फर्म डेट्स में वो चुका दे, तो फिर सिर पे लोन आ गया ना,
तो इसलिए बोला है कि आप पहले अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी चुकाइए, उसके बाद कुछ बचता है तो फर्म को दे दीजिए। सिंपल है। क्या दोबारा बताना है? 48 49 बताना क्या था 48 में, उसमें क्या था? करेक्ट, घर से लाए, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, हाँ एसेट्स, हाँ ओके। आप बताइए एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स कैसे होगा? पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे पैसों का? पहले आउटसाइडर को देंगे, फिर लोन, पार्टनर के लोन, ठीक है, कैपिटल पार्ट देंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको 48 और 49 याद हो गए। अब ये सिंपल है, फर्म डेट और प्राइवेट डेट में क्या अंतर है भाई? फर्म डेट जो सारे मिलके पे करेंगे, प्राइवेट डेट उसकी पर्सनल कैपेसिटी में होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, कंसर्न्ड पार्टनर इज पर्सनली लायबल। Firm's property is first applied towards firm debts. Excess, if any, can be used for private debts. Private debts में लिखा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो पहले प्राइवेट डेट्स पे जाएगी, बचेगा तो फर्म की लायबिलिटीज में आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है, लॉजिकल सा है, आई मीन इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब आते हैं प्रैक्टिकली। इस चैप्टर में थ्योरी कुछ खास है नहीं, प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। बहुत सिंपल इसकी अकाउंटिंग है, बस आपने थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए आपको ये तो बता दिया गया कि भाई बुक्स को बंद करना है। बुक्स को बंद कैसे करना है? एसेट को बेच दीजिए, लायबिलिटीज को कह रहा है बुक को बंद ऐसे करते हैं, ओके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग बुक्स, ऐसे बंद नहीं करना है, ओके। क्या बोल रही थी मैं? लिंक तोड़ देते यार तुम लोग। हाँ, सो वी नीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन दैट केस हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। पिछले सारे चैप्टर में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, अब आप बनाएंगे रियलाइजेशन। ये लोन अकाउंट ऑप्शनल है, क्वेश्चन में अगर पार्टनर का लोन है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिंपल, यानी ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, इफ गिवन इन क्वेश्चन। अदरवाइज क्या क्या बनेगा? रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश बैंक, ठीक है। अभी तक आपने जो चैप्टर्स किए आप बनाते थे रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, यही बनाते थे। अब आप क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन हो गया, रियलाइजेशन, कैपिटल तो वही रहा, बैलेंस शीट की जगह क्या बनेगा? कैश और बैंक। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको जो पैसा आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो लायबिलिटीज पे करोगे वो क्रेडिट हो जाएंगी। कैश अकाउंट बनता है ना, और जो बचेगा वो पार्टनर्स को दे देना। सिंपल है। जैसे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती थी पिछले सारे चैप्टर में, इस चैप्टर में ये अकाउंट मैच हो जाएगा। लास्ट में दोनों साइड का टोटल इसका सेम होगा, ठीक है। तो ये वाला अकाउंट छोड़ के कितनी 3 चीजें बनानी है आपने? रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश बैंक। ये कब बनेगा? जब पार्टनर का लोन होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा कैसे। बड़ा ही सिंपल रियलाइजेशन का फंडा है। पहले ये समझे कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम में। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, वैसे चांसेस मिनिमम, इस चैप्टर से फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के चांसेस 1% है। 99% खाली जर्नल एंट्री आती है, ठीक है। जर्नल एंट्री भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं, कोई भी रैंडम ट्रांजैक्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ क्या जर्नल एंट्री करोगे। सो 99% ऑफ द केस में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता है, बट हमें सीखना तो है। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान से सुने। आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन में क्या होगा? जैसे अभी तक पिछले चैप्टर्स में दिया था वैसा ही होगा। एक बैलेंस शीट दी होगी, उसमें एसेट्स, लायबिलिटी दिए होंगे, नीचे एडजस्टमेंट्स दी होंगी। बच्चों उस एडजस्टमेंट्स में क्या होगा कि ये वाला एसेट इतने रुपए में बिक गया, इस लायबिलिटी को आपने ऐसे पे कर दिया, डेटर से आपने इतने रुपए रियलाइज कर लिए। समझ में आ रहा है? जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें एडजस्टमेंट कैसी होती थी कि अब इस एसेट की मार्केट वैल्यू इतनी है, अब इस लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो हम उसका रीवैल्यूएशन करते थे। अब आपको बोला है कि इसका रियलाइजेशन प्राइस ये होगा, यानी अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो इतने रुपए में ये चीज बिक जाएगी और इतने रुपए में ये लायबिलिटी पे हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पहले हम बैलेंस शीट को उठाएंगे। बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स दी हैं
हम पहले उनको कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं, देन वील मूव टू एडजस्टमेंट। ध्यान से पढ़े। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपनड ऑन डिसॉल्यूशन ओनली। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसे क्लोज नहीं, अकाउंटिंग से क्लोज करना है, ठीक है। टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम ये रियलाइजेशन अकाउंट दो पर्पज से बनाते हैं। देखो थ्योरी में पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी प्रिपेयर रियलाइजेशन? आप बोलेंगे टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू कैलकुलेट गेन एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी एसेट रियलाइज करके और लायबिलिटी पे करके हम गेन में है या हम लॉस में, ठीक है। देखिए यहां से ध्यान से पढ़ेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। मैं थोड़ा सा साथ साथ लिखना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल नोटेट दिस। रेडी, ठीक है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे मैं वैसे नीचे फॉर्मेट है बट साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे और बनाते भी जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा? आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स हैं, आई रिपीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स गिवन हैं वो यहां लाके क्लोज कर दिए जाएंगे। अब आपको ये पता है कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, से यस। डेबिट चीज को क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एसेट्स। टू ऑल एसेट्स मतलब टू गुडविल, टू डेटर्स, टू बैंक, नहीं बैंक नहीं, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो सारे यहाँ टू 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 करके लिख देंगे, हम क्लोज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सारे एसेट्स क्लोज करने हैं सिवाय दो। बच्चों एग्जाम में एक बार ना फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी, ऐसी बोला था, ऑल एसेट्स गिवन इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट डैश एंड डैश, ऐसे पूछा था। दो ऐसे एसेट हैं जो आप यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन सा? प्रोविडेंट फंड एसेट में होता ही नहीं बाबू, वो तो लायबिलिटी में होता है। मैं एसेट साइड की बात कर रही हूँ। हाँ, एक तो कैश एंड बैंक का बैलेंस, क्यों? क्योंकि वो तो उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो हम कैश बैंक अकाउंट बना रहे हैं, वहां पे बैलेंस लिखेंगे। दूसरा, I repeat, this is an exam asked question. All assets are transferred to realization except dash and dash. Yes. बच्चों आपकी बैलेंस शीट साइड पे ये दो चीजें, पे अटेंशन, दो चीजें ऐसी हैं जिसे आप यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन सी दो? कैश बैंक का बैलेंस। क्यों? क्योंकि वो आप जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे बैलेंस लिखिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। और दूसरा आपने बताया फिक्टिशियस एसेट, तो वो उसका क्या होगा बच्चे? बांट देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा हो। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। आई एम सॉरी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्या कर रहे हो? पेन से खेल रहे हो बच्चे, हो गया? समझ में? इन दो के अलावा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी कुछ दिखे यहाँ टू करके लिख दीजिएगा। कौन से दो? कैश बैंक का बैलेंस, क्यों? क्योंकि ये तो कैश बैंक में जाएगा, और फिक्टिशियस एसेट क्योंकि ये पार्टनर्स में बट जाएगा। गुडविल पढ़ते टाइम एक चीज पढ़ाई थी कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। मैं बता रही हूँ ना, आपको ये भी पता है कि जब बिजनेस बिकता है तो गुडविल बिक जाती है, यू नो दैट राइट? सो दैट इज नॉट अ फिक्टिशियस। आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि आप अकेली गुडविल नहीं बेच सकते, लेकिन जिस दिन आप बिजनेस बेचते हैं गुडविल बिक जाती है। तो इन दिस चैप्टर गुडविल इज ट्रीटेड एज एनी नॉर्मल एसेट। समझ में आ रहा है? अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दी है आप उसे यही ट्रांसफर करेंगे। Treat that as any normal asset. Simple? Okay. आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या मुझे दोहराना है? बैलेंस शीट, हाँ बोलिए।
आएंगे, तो वो आएगा ना, अभी उस मुद्दे पे आएंगे। पहले इतनी बात समझो कि आपकी बैलेंस शीट में रियलाइजेशन पार्ट पे हिमांशु हम आएंगे, पहले क्लोज करने पे समझो आप। दुग्गल जी इधर। सो कहने का मतलब है अभी हम सिर्फ एसेट्स क्लोज करने की बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन वाले टॉपिक पे आएंगे बच्चे, थोड़ा पेशेंस रखें। सो जितने भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स है बिना दिमाग लगाए यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, सिवाय इन दो चीजों को छोड़ के। समझ में आ गया? कैश बैंक का बैलेंस इस कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। आज तो मैम का गला साथ नहीं दे रहा। फिक्टिशियस एसेट्स पार्टनर को बांट दिए जाएंगे। सिंपल है, कैसे बांटोगे पार्टनर्स? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फिक्टिशियस एसेट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक एंड फिक्टिशियस टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा है? सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दीजिए सिवाय इन दोनों के ऑन द डेबिट साइड। कर दिया, पहला पॉइंट क्लियर है। आगे चलो, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, क्योंकि उसका अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल, उसका भी अकाउंट बनता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है वो बट जाते हैं पार्टनर्स में, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व हो गया, WCRIF, ये सब बट जाता है ना, आपको पता है। सो कहने का क्या मतलब है कि सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल। क्यों? क्योंकि अलग से अकाउंट बनता है, उनमें ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद बोला है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। इन सब के अलावा जितनी भी लायबिलिटी है, जैसे मान लो आपकी लायबिलिटी है बैंक लोन, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक लोन। मान लो मिसेज एक्स का लोन है, तो बाय मिसेज एक्स लोन। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत है? एक चीज और ध्यान रखना, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, इट्स corresponding, if any asset is transferred to debit of realization, its corresponding reserve or provision, its corresponding reserve or provision will be transferred to credit side. बच्चों क्या लाइन समझ में आई किसी को? इफ एनी एसेट, ध्यान से बच्चों इधर, इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, इट्स करस्पॉन्डिंग रिजर्व विल बी क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर की, तो IFR कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। आप उसे बांटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एसेट आपके पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आ रहे हैं अभी उस मुद्दे पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका एसेट यहाँ पे होता है और रिजर्व प्रोविजन यहाँ होता है। जैसे आपने यहाँ पे जब ट्रांसफर किया होगा तो लिखा होगा टू इन्वेस्टमेंट, से यस। अब इन्वेस्टमेंट का करस्पॉन्डिंग रिजर्व क्या होता है? IFR, तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा है टू डेटर्स, तो नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आपने मेरे से पूछा कि मैम बांटेंगे क्यों नहीं? देखो, प्रोविजन तो वैसे भी नहीं बढ़ता, ये लायबिलिटी है। बात रही रिजर्व की, तो रिजर्व हम इसीलिए नहीं बांट रहे, रीजन बीइंग अब हम बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं, हमें अपना फाइनल गेन या लॉस चाहिए एसेट को बेचने के बाद। सो हमारे इस एसेट पे ये प्रोविजन हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है? तो फाइनल प्रॉफिट और लॉस सेटल करने के लिए इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, इससे एक और थ्योरी क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप ध्यान से समझोगे तो आंसर कर पाओगे। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं
जो आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं लेकिन उसे पे नहीं करते। IFR एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो ये चीजें हर जगह लिख के नहीं दी जाएंगी, ये ध्यान से सुनने से याद रहेंगी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, विच आर द टू थिंग्स दैट आर ट्रांसफर्ड टू लाइबिलिटी साइड, मे बी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, बट दे आर नॉट पेड इन कैश। क्या इन दोनों को कैश में पे करना होगा? हाँ सुन, जैसे मान ले तेरी, मैं तेरा डाउट समझ गई, तू बात सुन। मान ले तेरा यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तेरे पास यहाँ रिजर्व तूने 30,000 का बना रखा है। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने में बिक गई, कुछ भी रैंडम फिगर, मान लो 80,000 में बिक गई, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश 80,000। आपको पता है कैश लिखते हैं जब भी एसेट बेचते हैं, राइट? अभी बाकी बच्चों को नहीं पता, आप स्कूल से पढ़ के आए हो इसीलिए बता रहे हो। जब भी कोई एसेट बिकेगा यहाँ बाय कैश आएगा। अब तू खाली इन्वेस्टमेंट की चीजों को देख के बता के क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की चीज हुआ ना, तो क्यों हुआ 10,000? अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखते तो आप बोलते कि मैं 20 के लॉस में हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रॉफिट आपने ऑलरेडी साइड किया हुआ था इन्वेस्टमेंट्स के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? बेचते नहीं है नहीं बोला, पे नहीं करते ऐसे बोला मैंने। इट इज नॉट पेड इन कैश। ध्यान से सुनो, फिर आप गलती कर रहे हो। 1 मिनट बच्चे, दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। आप अग्री करते हैं हम यहाँ पे सारे एसेट ट्रांसफर करते हैं, आप ये भी अग्री करते हैं कि हम यहाँ लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं एक्सेप्ट सम, तो उन लायबिलिटीज के साथ हम इन्हें भी यहाँ ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि जब कोई एसेट आप डेबिट में करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ रिजर्व या प्रोविजन वहीं पे क्रेडिट होगा। से यस, यानी आपने बाकी लायबिलिटीज के साथ, जैसे यहाँ बाय बैंक लोन होगा, बाय मिसेज एक्स लोन होगा, बाय क्रेडिटर होंगे, उनके साथ ये 2 लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी बैलेंस शीट से। लेकिन क्या ये कैश में पे होंगी? जैसे बैंक लोन कैश में पे होगा, क्रेडिटर्स पे करने पड़ेंगे, कोई प्रोविडेंट फंड होगा पे करना पड़ेगा, पर क्या ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कैश में पे करनी है? क्योंकि ये तो आपके अपने ही क्रिएट किए हुए रिजर्व्स प्रोविजंस हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिनको आप लायबिलिटी के साथ यहाँ ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन जब पे करने की बारी आती है पे नहीं करते। क्या अब क्लियर हो रहा है? एसेट तो रियलाइज होगा, इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगा, लेकिन यहाँ जो तूने लायबिलिटी में लिखा है क्या वो पे करना है? जैसे जब हम लायबिलिटी पे करेंगे तो हम देखेंगे कि मेरा क्रेडिटर पे हो गया, अच्छा ठीक है, बैंक लोन पे हो गया, ठीक है, स्पाउस का लोन पे हो गया, ठीक है, क्या इन दोनों को पे करना पड़ेगा? वही समझाना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो लायबिलिटी के साथ यहाँ ट्रांसफर होती है लेकिन कैश में पे नहीं होती। आंसर कर पाओगे? IFR एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अभी भी कोई शंका? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब थर्ड, पहला पॉइंट लिखा कि सारे एसेट ट्रांसफर कर दीजिए। व्हाट हैपेंड? कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। सारे एसेट यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, सारी लायबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। अगर कोई एसेट यहाँ ट्रांसफर किया है तो उससे जुड़ी प्रोविजन या रिजर्व यहाँ पे। 3 चीजें समझ आ गई। अगला पॉइंट बोला है अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। यानी अब यहाँ पे जितने भी एसेट्स आपने लिख दिए, अब आप उनको बेचेंगे मार्केट में, ठीक है? सो बेच के जो पैसा आएगा वो यहाँ पे बाय कैश से क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों, जब भी कोई एसेट रियलाइज होता है एक ही एंट्री होती है, कैश टू रियलाइजेशन। आपने बिल्डिंग बेचा तो भी कैश टू रियलाइजेशन, डेटर से पैसे आए तो भी कैश टू रियलाइजेशन, फर्नीचर बेचा तो भी, गुडविल बेचा तो भी, कोई भी डैम एसेट बेचो एक ही एंट्री है, कैश टू रियलाइज। ऐसा क्यों है मेरे को ये बताओ। सब कुछ हम क्लोज कर चुके हैं, ये जो एसेट्स का बैलेंस था दैट इज क्लोज्ड। तो अब अकाउंटिंग क्या होगी? जो भी पैसे आएंगे कैश टू रियलाइजेशन, और जो भी पे करोगे रियलाइजेशन टू कैश। सिंपल है। हमने पहले क्या किया, हमारी बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस थे उनको क्लोज डाउन कर दिया। अब कोई डेबिट क्रेडिट बचा ही नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पैसा आया कैश टू रियलाइजेशन, जो गया रियलाइजेशन टू। सिंपल। आपने यहाँ पे जितने भी एसेट ट्रांसफर करे अब आप उनका यहाँ पे नीचे इधर रियलाइजेशन करेंगे।
जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है, कैश टू रियलाइजेशन, डेटर्स कैश टू रियलाइजेशन, फर्नीचर आप ऐसा कर सकते हैं, बाय कैश एक बार लिखिए और नीचे सारे एसेट्स को रियलाइज करते रहिए, फिर टोटल कर दीजिए। बार बार बाय कैश लिखने की बजाय एक बार भी लिख सकते हैं, बाय कैश लिखा और इसके नीचे सारे एसेट्स को रियलाइज कर लिया, सिंपल है, कोई दिक्कत है? लाइबिलिटीज पेड आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन, अब यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे कर दीजिए, टू कैश टू कैश टू कैश, सिंपल है। कोई भी लाइबिलिटी पे करो, मान लो आपसे जर्नल एंट्री पूछी है, क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, गिव जर्नल एंट्री, क्रेडिटर टू कैश मत करके आना, रियलाइजेशन टू कैश। अगर मैं कहूँ बैंक लोन ऑफ 50,000 पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन टू कैश। पेड मिसेस एक्स लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कोई भी लाइबिलिटी पे करो एक ही एंट्री है, कोई भी एसेट रियलाइज करो एक ही एंट्री है, सिंपल है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये चारों पार्टनर थे, ठीक है, अगर मिसेस यादव का कोई लोन था हमारे बिजनेस में, अब यादव जी कह रहे हैं कि मैं पे कर दूंगा, कोई बात नहीं, तो मैं पे कर दूंगा यानी वो पर्सनल पॉकेट से नहीं पे करेगा, समझ में आ रहा है? अगर लाइबिलिटी कैश में पे होती तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश, अभी यादव जी पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू यादव कैपिटल, सिंपल। अगर कोई एसेट इसने ले लिया, मान लो एक कंप्यूटर था हमारे बिजनेस में, बिजनेस बंद होने जा रहा था, यादव जी ने सोचा घर ले जाता हूं, बच्चों को काम आएगा। अब अगर मार्केट में बेचते तो कैश टू रियलाइजेशन होता, यादव जी ले गए तो यादव टू रियलाइजेशन, सिंपल है, कोई दिक्कत? यानी ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट पार्टनर ले जाए या तो कोई लायबिलिटी पार्टनर पे कर दे, तो कैश की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा और दूसरी इफेक्ट उसके अकाउंट में चली जाएगी। अगर आप कंप्यूटर उसको दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं देंगे, ठीक है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उतना पैसा हम लेंगे उससे, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय यादव्स कैपिटल और उसके अकाउंट में जाके डेबिट कर देंगे, सिंपल है। ओके, अगला है एक्सपेंसेस इनकर्ड आर डेबिटेड, यानी अगर रियलाइजेशन के टाइम पे कोई छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं तो वो यहाँ डेबिट हो जाएंगे, जैसे रिवैल्यूएशन के होते थे वैसे ही। सो रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर बेयर कर रहा है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल है। अब देखो जर्नल एंट्रीज पे आते हैं, सॉरी, जर्नल एंट्रीज अब आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि अब आपको फॉर्मेट आता है। बुक्स क्लोज करने की पहली कौन सी एंट्री है, रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स, पहली एंट्री, एसेट्स क्लोज करो, रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। When any asset is transferred to realization, its corresponding provision or reserve should also be transferred to the credit of realization. Realization to investment अगर आपने किया है तो उसका IFR उसके बगल में ही क्रेडिट कर दीजिए। अगर डेटर्स आपने क्रेडिट किए हैं तो बगल में ही प्रोविजन क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट ये होगा, क्रेडिट ये हो जाएगा, सिंपल है। अगर आप किसी फिक्टिशियस एसेट्स को बांटते हैं तो पार्टनर्स में जाके डेबिट हो जाएगा, कैपिटल टू पीएनएल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जब लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे होती है और वो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, और भी हो सकता है टू रियलाइजेशन। यहाँ पे बोला है लायबिलिटी टू आउटसाइडर डज नॉट इंक्लूड जनरल रिजर्व क्योंकि पार्टनर को बटेगा, पीएनएल पार्टनर को बटेगा, कैपिटल अकाउंट्स वो पार्टनर के उसमें चल जाएंगे, पार्टनर का लोन उसके अकाउंट में जाएगा तो यहाँ नहीं आएगा। वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो डिस्कशन का मुद्दा है। देखिए पिछले 3-4 चैप्टर आपने जो पढ़े वहां पे बोला कि WCR एक स्पेसिफिक रिजर्व है, आप आंख बंद करके उसको नहीं बांट सकते, यही पढ़ा था। IFR के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम IFR डायरेक्ट क्रेडिट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो रियलाइजेशन में चला गया। दो स्पेसिफिक रिजर्व आपके सिलेबस में है, एक IFR एक WCR। IFR समझ में आ गया कि बस आप क्रेडिट कर दो। बात आती है इसकी कि WCR का क्या करें मैम। सो देखिए WCR में अलग अलग सिचुएशन है, अगर तो कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पार्टनर्स को बांट दो, सिंपल है। अगर कोई लायबिलिटी है तो फिर अलग सिचुएशन आ जाएगी। लायबिलिटी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, बेटर क्लैरिटी आएगी रादर देन जस्ट मूविंग विद थ्योरी।
ओके पहला केस क्या है, नो लायबिलिटी, बांट दीजिए WCR टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा है लायबिलिटी इज इक्वल टू WCR, कौन आवाज कर रहा है, लायबिलिटी और ये बराबर है, WCR 10,000 था, आपके पास लायबिलिटी भी 10,000 की है। बच्चों ये एडजस्टमेंट में दिया होगा आपको कि कितने रुपए की लायबिलिटी है, करेक्ट। इन दिस सिचुएशन आप क्या करेंगे, जितना भी WCR है उसको यहाँ रियलाइजेशन में जहां पे आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं वहां पे लिख देंगे बाय WCR 10,000। यानी WCR को ट्रीट करने से पहले आपको इसकी एडजस्टमेंट देखनी होगी। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बांट दीजिए। अगर जितना WCR है उतनी ही लायबिलिटी आ गई, कहने का मतलब ये तो पे करनी है, डिसोल्यूशन के टाइम पे पे करना पड़ेगा जब आप बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, तो पे करना है तो सारी लायबिलिटीज के साथ यहाँ रियलाइजेशन में लिख दीजिए। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है? पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरा सिचुएशन देखो, WCR आपके पास 12,000 था, लायबिलिटी आई सिर्फ 10,000 की तो क्या करेंगे, आपका कुछ दिमाग चल रहा है? अगर WCR 12 है और लायबिलिटी 10 की है तो डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, 2,000 तो बांट दोगे और 10,000 का क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी 10,000 यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और बाकी के 2 बांट देंगे। जब पेमेंट करेंगे तो हम इसको 10,000 से पे कर देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अब जो थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, अगर मैं कहूं कि WCR जो था वो 10,000 था और लायबिलिटी आ गई 12 की, अब क्या करोगे? ऑपोजिट सिचुएशन, क्लेम इज मोर देन WCR, व्हाट यू विल डू? सारा रियलाइजेशन है कितना, 10 या 12? 2 अभी बताओ क्या करोगे। आपकी बैलेंस शीट में 10 गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि 12 है लायबिलिटी, 10 ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ WCR 10 ट्रांसफर करूँ, फिर वो 12 का क्या होगा बच्चे? क्या कैश? जब आप पे करेंगे, यहाँ पे जब 2 कैश करेंगे तो वो 12 करेंगे। आप समझ में आ रहा है आपको? क्या आप देख रहे हैं 2,000 का लॉस ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो रहा है। यहाँ आपने 10 क्रेडिट किए, हाँ बोलिए, फिर से समझाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? लास्ट वाला सिर्फ नहीं समझ में आया आपको, ठीक है। बच्चे देखिए, आपकी ये बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे सॉरी WCR दिया गया है 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि इसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो 12 की है। ये सिचुएशन है, राइट। आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो आप सारी एसेट लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे 10,000 दिया गया है। सवाल उठता है कि मैं इस 10,000 का क्या करूं, क्या बांट दूं? नहीं, बांट नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा लायबिलिटी है। तो हम पूरा का पूरा WCR यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 10,000। समझ में आया आपको? लेकिन जब आप इसे पे करेंगे, जब लायबिलिटी पे करेंगे, टू कैश की जब एंट्री करेंगे तो वो 12,000 की करेंगे। समझ में आया? तो देखिए यहाँ आपने 10 क्रेडिट किया, 12 डेबिट किया, 2,000 का लॉस ऑटोमेटिक इस अकाउंट ने सेट ऑफ कर दिया। दोबारा बताऊं, हो गया? ठीक है। सो वही 4 सिचुएशन है। अगर नो लायबिलिटी बांट दीजिए, अगर इक्वल है पूरा रियलाइजेशन में जाएगा, फिर पे हो जाएगा। कम है तो जितना लायबिलिटी है उतना वहां जाएगा, बाकी बच जाएगा। ज्यादा है तो पूरा का पूरा रियलाइजेशन में डाल दीजिए, जब पेमेंट करने की बारी आएगी तब आप उतना ज्यादा पे कर दीजिएगा। सिंपल है। हाँ, अगर अल्टीमेट इफेक्ट देखें तो आपकी बात ठीक है कि क्रेडिट 10 हुआ, 12 डेबिट हुआ, तो नेट में 2,000 रुपए डेबिट हो गए। बात आपकी ठीक है, सिंपल। ओके, क्या आपको इतनी बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत है? बस ये एक थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखें, ये मैंने बता दिया है, बस हमें सिर्फ रिवाइज करना है। जब भी कोई एसेट बिकेगा, एंट्री क्या होगी? कैश टू। अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। इसको अभी एक बार के लिए स्किप करें। लायबिलिटी पे होगी तो एक ही एंट्री है, कोई भी लायबिलिटी पे करो, रियलाइजेशन टू कैश। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो सिंपल है। अब ये क्या है? When any asset is given to liability, no entry। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फर्नीचर था, ठीक है, 50,000 का।
और एक आपका कोई क्रेडिटर था 50,000 रुपए का, तो आपके पास क्योंकि कैश की कमी थी, आपने उसको बोला भाई तू ये फर्नीचर ले जा उठा के, ठीक है, वो ले गया। तो डोंट यू थिंक आपका एसेट भी रियलाइज हो गया और लायबिलिटी भी पे हो गई, दोनों काम हो गए ना बच्चों। मान लो आपके पास कोई एसेट पड़ा था, आप पहले उसको बाजार में बेचने जाते, फिर उससे पैसे आते, फिर लायबिलिटी पे करते। यहाँ पे हुआ क्या, वो फर्नीचर उठा के आपने अपने क्रेडिटर को दे दिया कि ले भाई ले जा, सिंपल। यानी एक तरफ तो एसेट रियलाइज हो गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी पे हो गई। रियलाइज कैसे हो गया, आपकी 50,000 की लायबिलिटी पे कर दी उस एसेट ने, समझ में आ रहा है आपको। सो व्हेनेवर एनी एसेट इज गिवन टू एनी लायबिलिटी, बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ एसेट खत्म हो गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी खत्म हो गई। तो यहाँ पे बोला है व्हेन एनी एसेट इज गिवन टू एनी लायबिलिटी नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स। ये फोन जब तो जाएगा यादव जी, मैं बता रही हूँ। शरीफ तो ऐसे दिखेगा जैसे पता नहीं कितना ही शरीफ है। चलिए अब ये ना, ये 2 साल पहले ही चेंज हुआ है, पहले यहाँ कुछ और पॉइंट हुआ करता था, मैं आपको ध्यान से बताती हूँ, ध्यान से सुने। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे आपके सारे एसेट्स ट्रांसफर्ड है, मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। फर्नीचर की है ना रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, नीचे एडजस्टमेंट में बताया ही नहीं कि फर्नीचर कितने रुपए का बिका, बाकी सारे एसेट्स के बारे में बताया। फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर मान लो 20,000 का था, आपकी किसी भी एडजस्टमेंट ने आपको बताया ही नहीं कि फर्नीचर कितने में बिका, तो अब आप क्या करेंगे, कितने में बिका क्या मानेंगे, बिका ही नहीं ऐसा मानेंगे, नहीं सेम प्राइस पे बिक गया। यस देखिए 2 साल पहले की मैं बात करूं तो जो मोक्षा ने आंसर दिया बुक्स में वही लिखा हुआ था कि जब भी किसी एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू ना दी गई, ध्यान से सुने, 2 साल पहले तक बुक्स में यही था कि जब भी आपके पास किसी एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू नहीं है, अज्यूम इट टू बी 0, ऐसा ही बोला हुआ था। बट ये लास्ट ईयर चेंज हुआ है, लास्ट जो एग्जाम थी उसमें ये चेंज किया गया और कहा गया कि जब किसी टेंजिबल एसेट के बारे में आपको ना बताया हो, टेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, जो दिखता है, जिसको छू सकते हो, तो जो टेंजिबल एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू ना दी हो तो आप उसे बुक वैल्यू माने, इनटेंजिबल की अगर कोई वैल्यू ना दी है तो 0 माने, सिंपल है। जैसे मान लो यहाँ पे फर्नीचर का कोई रियलाइजेशन प्राइस नहीं है, तो आप यहाँ पे बाय कैश 20 कर दीजिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके पेटेंट्स थे, मान लो पेटेंट्स इनटेंजिबल होते हैं, राइट, पेटेंट्स की कोई रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दे रखी, क्या करेंगे, अज्यूम इट टू बी 0, उसकी रियलाइजेशन की एंट्री मत कीजिए। इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, इट इज बुक वैल्यू इटसेल्फ। इफ इनटेंजिबल एसेट की नॉट गिवन है, इट इज 0। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में पेमेंट प्राइस नहीं बताया है, जैसे मान लो क्रेडिटर थे 50,000 के और कितना पे किया ये नहीं बताया आपको, तो टेक इट टू बी 50,000, बुक वैल्यू पे कर दीजिए। आप ये नहीं मान सकते कि हमने कुछ भी पे नहीं किया, पे किया, बुक वैल्यू। 3 चीजें याद रहेंगी, टेंजिबल एसेट अगर नहीं बताया तो क्या रियलाइज करोगे, बुक वैल्यू। इनटेंजिबल एसेट नहीं बताया तो क्या करोगे, 0। और लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया तो क्या करोगे, बुक वैल्यू। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर की जाती है लेकिन कैश में पे नहीं होती, IFR और, ठीक है, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो रियलाइजेशन में एसेट्स के साथ ट्रांसफर नहीं होती, कैश, बेयर, फिक्टिशियस। वेरी गुड, आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट एक बार ना फॉर्मेट देख लीजिए, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ये अभी नहीं कर रहे। आप रियलाइजेशन का फॉर्मेट देखें, देन विल वाइंड अप। बच्चों ध्यान से देखो, जो हमने पढ़ा है सब कुछ वही है, ठीक है, कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछना। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो हमने पहले सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए बच्चे, जितने भी हमारी बैलेंस शीट में थे, 2 को छोड़ के। कौन से 2, कैश, बैंक और, अब ये सारे एसेट यहां रियलाइज हो गए बाय बैंक और कैश करके, देखो है ना। अब यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है और डेटर है उसका रिजर्व यहाँ पे आ गया, देखो IFR और प्रोविजन, और बाकी सारी आउटसाइड लायबिलिटी, सिंपल है। यहाँ पे कैश रियलाइज में एसेट्स हो गए, इधर लायबिलिटीज पे हो गई, यहाँ एसेट ट्रांसफर हुए,
यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हुए, से यस। बच्चों देखो, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये मेरे एसेट की बुक वैल्यू थी, ये रियलाइज हो गया, तो कैन आई से डिफरेंस मेरा प्रॉफिट लॉस हो गया अपने आप। वैसे यहाँ पे हुआ कि लायबिलिटी की ये वैल्यू थी, ये पे हो गया, तो डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। सो दैट्स हाउ इट कैलकुलेट योर गेन और लॉस। जी बोलिए, बिक गए, करेक्ट, ठीक है। अगर मार्केट में बिक जाए तो कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले जाए तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। वैसे ही अगर लायबिलिटी कैश में पे करी तो रियलाइजेशन टू कैश, और पार्टनर ने पे कर दी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल है। जो भी गेन लॉस आएगा वो यहाँ पे गेन आएगा, यहाँ पे लॉस, पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई शक, कोई शंका, समस्या है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम अगली क्लास में इसे कैरी ऑन करेंगे। मोस्टली डन है, इसमें थ्योरी पार्ट कुछ बचा ही नहीं है, तो ये सारी चीजें हम रिवाइज करके आएंगे ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो दिक्कत ना आए। सिंपल, 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोई एसेट उठा के लायबिलिटी को दे दें, उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, याद रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लर्न प्रॉपरली।